So starting with a very basic and very easy chapter of physics, mechanical properties and solids of mechanical properties of solids. उसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वायर ऑफ length L, area of cross section A is hanging from a fixed portion. The length of the wire changes to L1 when the weight of when mass of m kg is suspended from the free end. The expression of Young's modulus is, देखो for Young's modulus I have told you in a formula sheet also how to remember it. You should remember it by flax ये सब फॉर्मूला याद रखो, और आपको अगर एक्सटेंशन पूछा तो आपको याद रखो फ्ले. ये दो ट्रिक्स है, फ्लैक्स और फ्ले, आपको याद रखना है. फ्लैक्स सीड आता है, पता है, एक फ्लैक्स सीड रहता है वैसा. तो y इज इक्वल टू फ्लैक्स. तो हमें यंग्स मॉड्यूलस लिखना है. फोर्स क्या है, हम लोग ने m मास लगा दिया तो वो फोर्स हो गया, बट दैट इज अ m मास, बट फोर्स इज एक्चुअली अ वेट. तो m इंटू जी वुड बी दिस. लेंथ कितना है, l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, एंड इट इज चेंज टू L1. तो x कितना हो जाएगा, L1 माइनस L. तो फाइनल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर. एक्सटेंशन L1 माइनस L वुड बी योर आंसर. दिस इज योर यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन. वेरी इजी, सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर सी में है. ओके, ये ऑप्शन नंबर सी में है आपका. तो ओके, next question is, the stress strain curve are drawn for two different objects x and y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other in material x, but they are far apart for y. We can say that material x and y are likely to be. x का ultimate stress और fracture point बहुत पास है, और ultimate stress point और fracture point are very long for y. So we can say that the y material is ductile and this x material is brittle. तो we can infer this from this. हमें ये पता, मतलब हम क्या बोलेंगे कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद और कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा सकते हो टिल इट ब्रेक्स. दिस इज नोन एज डक्टिलिटी. जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसकी डक्टिलिटी रहेगी, जितना छोटा वो रहेगा उतना ब्रिटलनेस उसका रहेगा. तो ऑप्शन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज आस्क्ड. ओके, the two wires are made up of same material, okay, and have a same volume. The first wire has a cross sectional area of A and the second wire has a cross sectional area of 3A. Since they have not given us length, we need to find the length of the wires first, क्योंकि उन्होंने same volume बोल दिया है. Okay, if the length of the first wire is increased by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount of force? Let's find the ओके पहले तो आपको इसका निकालना पड़ेगा दोनों का L क्या है इसमें, क्योंकि हमें वॉल्यूम सेम दिया है. तो L1 L2 में रिलेशनशिप हम लोग निकाल सकते हैं क्या. वॉल्यूम सेम है, दोनों वायर का मटेरियल सेम है, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. A1 इज गिवन एज A, L1 हमें पता नहीं. A2 इज गिवन एज 3A, L2 हमें पता नहीं. L1 बाई L2 का रेशियो क्या आ जाएगा, A से A कैंसिल, इट इज 3. मतलब L1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L2. दिस इज गिवन एज ओके. और आप बोल सकते हो कि A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A1, जो कि हमें दिया हुआ है. ओके, सो आप ये भी बोल सकते हो. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अगर हम लोग ने एक जो पहला वाला वायर था, लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर को हम लोग ने L1 लिया, तो कितना इंक्रीज किया, डेल्टा L. तो हम लोग ने x का वैल्यू क्या लिखा था, फ्ले, FLA, फ्ले बोला था. फोर्स कितना लगाया, F. उसका लेंथ कितना है हमें L1. A कितना है उसका A1. y कितना है, यंग्स मॉड्यूलस सेम रहेगा बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. दिस इज द x और इक्वल टू डेल्टा L. इतना ही डेल्टा L आना चाहिए किसका, सेकंड वायर का. तो सेकंड वायर में कितना फोर्स लगेंगे, F डैश. उसका लेंथ कितना है L2, उसका एरिया कितना है A2, y ये है. नाउ दोनों को इक्वेट कर दो बिकॉज डेल्टा L इज सेम फॉर बोथ. F L1 A1 y इज इक्वल टू F डैश L2 A2 y. y से y कैंसिल. नाउ वी नीड F1 के टर्म्स में आंसर पूछा है. अभी क्या करेंगे, L1 की जगह पे डाल दो उसका वैल्यू, L1 इज 3 L2. A2 की जगह पे आप डाल दो, इधर A1 है, A2 की जगह पे आप डाल दो उसका वैल्यू. A2 क्या है, 3 A1. A1 से A1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, ये चला गया इधर. तो F डैश इज इक्वल टू 9F. तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट. थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास. Young's modulus of steel is twice that of Young's modulus of brass. जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ा मैंने लिख दिया. नेक्स्ट, two wires same length same area of cross section, one of steel and another of brass are suspended from the same roof. If we want the lower end of the wires to be at the same level, then the weight must be added to the steel and brass wire respectively. Steel and brass respectively बोला in the ratio of, वो steel to brass का पूछ रहे हैं, brass to steel का नहीं. तो जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर को फॉलो करना है. तो क्या पूछा है हमें,
डेल्टा एक्स शुड बी सेम, नो नॉट डेल्टा एक्स, वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट सेम, मतलब क्या L2 द फाइनल लेंथ शुड बी सेम, फाइनल लेंथ शुड बी द सेम। ओके, इसने क्या बोला है, सेम लेंथ है, सेम लेंथ में और सेम लेंथ है, इनिशियल लेंथ सेम है, फाइनल लेंथ भी सेम होना चाहिए, मतलब क्या डेल्टा एल भी सेम होगा, क्या डेल्टा एल भी सेम होगा। तो वी विल राइट, क्या निकालना है हमें, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस कैसे लिखेंगे, फ्लैक्स ओके शुड बी इक्वल टू, सॉरी हम लोग यंग्स मॉड्यूलस नहीं लिख सकते, डेल्टा एल सेम है तो हम उस टर्म्स में लिखेंगे फ्ले, ये इक्वल टू दूसरे वाले का हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्ले। दिस इज फॉर, अपने बोला है स्टील, ये बोल दो ब्रास, क्योंकि उसी ऑर्डर में पूछा, उसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंस द लेंथ इज सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, वाई इज डिफरेंट, हमें फोर्स भी डिफरेंट मिलेगा। तो वाई ऑफ, हमें चाहिए फोर्स ऑफ ब्रास, सॉरी हाँ इधर आए, इधर फोर्स ऑफ स्टील है ना, तो फोर्स ऑफ स्टील इधर रखो, फोर्स ऑफ स्टील ऊपर रखो, नीचे लिखा हो जाए फोर्स ऑन ब्रास इज इक्वल टू वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ ब्रास। ना वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ ब्रास क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, क्या 2 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, क्या, तो फोर्स ऑन देम इन द रेशियो ऑफ 2:1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। द कॉपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into a wire of length L. Then the wire is subjected to the constant force F. The extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, डेल्टा L 1/L, डेल्टा L F, डेल्टा L 1/L², डेल्टा L and L. So we need to find extension. Extension क्या होता है, फ्ले। We need straight line graph, sorry फ्ले, y आएगा ना, फ्ले। So F फोर्स दिया है, लेंथ L दिया है, वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम V दिया है, फिक्स्ड वॉल्यूम V, फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम V क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या पूछा है, किसका लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, किसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। F इज कांस्टेंट ओवर हियर, ओके, Y इज सेम फॉर कॉपर, एरिया और लेंथ ये चेंज होगा, लेंथ और एरिया चेंज होगा। हमें पूछा है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन देगा आपको, तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, सिंस x is directly proportional to y and y is constant, तो जैसे ही ये f बढ़ेगा ये भी f बढ़ेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला आ जाएगा। देखो 1/L से तो रिफर, x is directly proportional to L, तो 1/L और 1/L² का तो गया, 1/L क्यों नहीं देगा स्ट्रेट लाइन, क्यों नहीं देगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसके साथ a भी तो चेंज करेगा, सिंस a भी चेंज करेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैं उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म्स में लेके आ जाऊँ, क्या ऊपर L से और नीचे L से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया वॉल्यूम। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है FL² बाय VL VY, तो अभी इतना पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस तो सेम ही रहेगा, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब x मतलब डेल्टा L, जो भी इन लोगों ने बोल दिया, हम लोग ने उसको x बोल दिया, कोई बात नहीं। तो डेल्टा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं है, L²। अगर L² रहता तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था, और L से इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा ही नहीं, तो द बेस्ट ऑप्शन इज 5th का B। नेक्स्ट इज, following are the 4 wires of made up of some same material, which of the following will have largest extension for the same tension to be produced? extension का फॉर्मूला क्या है, extension is flay, ओके, सेम वायर है तो y सेम है, सेम फोर्स है, सेम अप्लाइड टेंशन, सेम फोर्स, तो ये हो डेल्टा x मैक्सिमम चाहिए, फॉर डेल्टा x टू बी मैक्सिमम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, क्या हुआ, तो फॉर डेल्टा x टू बी मैक्सिमम एरिया शुड बी मिनिमम एंड L शुड बी मैक्सिमम। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जिसमें एरिया आपको मिनिमम दिख रहा है और डेल्टा x मैक्स दिख रहा है, एरिया मिनिमम कहाँ दिख रहा है, डायमीटर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 0.5 mm, मुझे दिख रहा है डायरेक्टली 4th ऑप्शन। क्यों, देखो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ कि लेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एरिया वाला डिनोमिनेटर जितना कम होगा ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, जितना कम ये ज्यादा बढ़ेगा, और ये जितना ज्यादा होगा ये बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा। तो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर इज ओवर डिनोमिनेटर, क्योंकि इसमें देखो, इसमें ये दिया है डायमीटर इज 0.5 मिलीमीटर्स, इसका ये रेडियस क्या हो जाएगा, इसका 2, इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो एरिया आएगा πr² में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁶ और भी कम हो गया, क्या बहुत कम हो गया मिनिमम। तो यही कंडीशन है जो कि आपको देगा सबसे मैक्सिमम डेल्टा x। ओके,
If the ratio of diameters, length and Young's modulus of steel and copper are shown by PQ and S, then the corresponding ratio of increase in the length R would be shown as. Very nice question. स्टील और कॉपर में डेल्टा एक्स के रेशियो को हम लोग क्या दिखाएंगे, डेल्टा x1 और x2 बोल देते हैं इसको. ओके, सो ओवर हियर हम लोग बात करते हैं स्टील और कॉपर. दो टर्म्स दिए हैं हमें, स्टील और कॉपर. तो इसने बोला है रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्टील बाय डायमीटर ऑफ कॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय P. देन लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ कॉपर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. Then Young's modulus of steel and Young's modulus of copper is represented by S. So having written this, diameter का जो रेशियो है वही रेडियस का रेशियो होगा क्या, क्योंकि आप डिवाइड बाई टू ऊपर नीचे करोगे तो 2 कैंसिल होगा, वही रेडियस का रेशियो आएगा, रेडियस ऑफ कॉपर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस बिकॉज टू अवॉइड कंफ्यूजन. बिकॉज देखो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसमें आपका इसमें कैपेसिटी मतलब आपका ये इफ योर स्ट्रेंथ इज दिस चैप्टर, और ये चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन पूछे गए. 12 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 35 ईयर्स. 12 क्वेश्चन मतलब हार्डली एक साल छोड़ के एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि 12 अगर नहीं 2 साल छोड़ के एक क्वेश्चन आया, क्योंकि 12 3 होता है 36. ओके, मतलब हार्डली एक साल में एक क्वेश्चन आया है कभी कभी, बट आया है तो भी सिंपल आया है, फटाक से हो जाएगा. तो उसमें सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें. ओके, तो पहले तो लिख लो हमें क्या पूछा है, डेल्टा एक्स ऑफ स्टील विच इज स्टील लिख देते इधर, और एक कॉपर. तो डेल्टा एक्स स्टील अपॉन डेल्टा एक्स कॉपर का वैल्यू पूछा है क्या. ओके, वी विल राइट दिस कॉपर. तो डेल्टा एक्स का क्या वैल्यू याद किया मैंने, फ्ले, तो मैं लिख देता हूं. और कुछ दिया क्या हमें, नहीं, और कुछ भी नहीं दिया है. डायमीटर शोन बाय PQR, द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन दिस सिंस द फोर्स कितना आएगा अभी वो हमें इधर से निकालना पड़ेगा. फोर्स कितना है वो हमें इधर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स दिया नहीं इन लोग ने. तो लेट्स सी, डेल्टा एक्स ऑफ स्टील वी विल राइट फोर्स ऑन स्टील वायर इनटू लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इनटू y ऑफ स्टील. डेल्टा एक्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर. नाउ हमें पूछा है इसी रेशियो में, तो हम इसको ऐसे ही फॉर्मेट में रखेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा सी यू. वी विल सॉल्व दिस ऑल. ओके, डेल्टा एक्स सी यू, वी विल सॉल्व दिस. देखो कॉपर के वायर के ऊपर कितने का टेंशन लग रहा है, 5 mg, और स्टील वायर के ऊपर 5 mg प्लस 2 mg मतलब 7 mg का इसके ऊपर टेंशन लग रहा है. तो फोर्स ऑन स्टील वायर इज 7 mg, लेंथ इज ls, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर होगा क्या यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ स्टील का स्क्वायर लिख दूं मैं, चलेगा क्या, यस, रेडियस ऑफ स्टील का स्क्वायर होगा. फिर और क्या हो जाएगा यहाँ पे, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील अगेन. फिर कॉपर पे फोर्स कितना लग रहा है, 5 mg, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर की जगह में रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर. नाउ रीअरेंजिंग दिस, mg से mg कैंसिल, 7/5 बचेगा इधर, ls बाय rs का स्क्वायर ys इंटू LCU, फिर ऊपर चला जाएगा बाकी सब RCU का स्क्वायर इंटू YCU. बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस, कंफ्यूज हो जाओगे आप. तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. 7/5 बाहर रखो. अभी L स्टील बाय L कॉपर इंटू R कॉपर का स्क्वायर बाय R स्टील का स्क्वायर इंटू Y कॉपर बाय Y स्टील का Y स्टील. अभी जो रेशियोज दिया है जैसे जैसे दिया है डाल दो. देखो L स्टील बाय LC इज इक्वल टू Q, इट इज इक्वल टू Q. R कॉपर हमें वैल्यू क्या दिया है, R स्टील अपॉन R कॉपर, R स्टील अपॉन R कॉपर का हमें दिया है, तो हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमें पास हो जाएगा 1/P का होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील बाय कॉपर, स्टील बाय कॉपर का हमें दिया है S, तो ये हो जाएगा 1/S. सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 7Q, Q है ऊपर 7Q by 5P square S is the answer of delta X of steel upon delta X of copper. तो देखो कहाँ आपको दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, कहाँ दिख रहा है आपको, 7Q 5SP square. Okay, 5SP square. Option number C of 7th is correct. You get +4 marks in your pocket for this simple question. खाली आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना था और कुछ नहीं करना.
The ratio, the two wires A and B are the of same material, Young's modulus same. The length of the wire and ratio L is 1:2, diameter 2:1. They are pulled by the same force. The increasing length in this. ये बहुत comparatively ये बहुत easy है, क्योंकि इन लोग ने PQR बना के ये थोड़ा सा confuse कर दिया था, थोड़ा सा tricky बना था. मैं बोल नहीं रहा हूँ कि hard हो गया question. It's little bit tricky. Okay. So in this question again we have been asked to find the ratio of the delta x1 of first material and delta x of the second material. So we can easily find out by the formula FL under by LA. तो इसका क्या हो जाएगा, सेम फोर्स है. पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं पूरा, फिर कट करेंगे. FL by AY into FL by AY. ओके, नाउ सेम फोर्सेस. और क्या दिया है, रेशियो, लेंथ का रेशियो दिया है. इसको 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. सेम मटेरियल बोला है तो y भी कैंसिल हो जाएगा. तो L1 by L2 into A2 by A1 would give you the answer. L1 by L2 is given as, मतलब A और B का रेशियो कितना है, लेंथ का 1/2 एंड आपका डायमीटर का रेशियो दिया है. डायमीटर का रेशियो रेडियस का रेशियो सेम रहेगा, बट ये R2 by R1 का रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. तो 1/2 A2 by A1 क्या हो जाएगा, 1/2 इसका स्क्वायर. सो यू विल गेट 1/8 एज एन आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट, क्योंकि आपको A/B दिया है, हम लोग ने, हमारे इसमें आ रहा है B/A, तो हम लोग ने 1/2 ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, 1/8 आ गया. अगर आप स्क्वायर करना भूल जाओगे फिर भी एक ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि गलत है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द फॉलोइंग इज असर्शन एंड रीजन. दिस इज अ 2022 बेस्ड वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन. लेट्स स्टडी द असर्शन एंड रीजन. Stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of spring. A coil spring of copper has more tensile strength than the steel spring of same dimension. This question, the stretching of a spring is determined by the shear modulus on the material. Yes, it is correct over here, but the reason is false because the coil spring of copper has more tensile strength. Copper का tensile strength ज़्यादा नहीं होता है, कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है फ्रॉम स्टील. स्टील इज मोर इलास्टिक इन नेचर, आप बोलोगे सर कैसे? देखो, इन फिजिक्स वी आर टॉकिंग इलास्टिसिटी एज द, हम लोग इलास्टिसिटी ऐसा बोल रहे हैं कि जो बाद में, मतलब डिफॉर्म होने के बाद कौन जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम लोग इलास्टिक. सो अगर हम लोग एक सिंपल रबर, अपना रबर बैंड और अपने स्टील को कंपेयर करें, विच इज मोर इलास्टिक, आप बोलोगे कि रबर बैंड इज मोर इलास्टिक, हम लोग ज़्यादा खींच सकते हैं. नहीं, फिजिक्स में इलास्टिक का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिफॉर्मेशन. तो स्टील में मिनिमम डिफॉर्मेशन होता है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. सो आप अपना नॉर्मल लॉजिक मत लाओगे. अगर रबर बैंड और स्टील को लिया है तो रबर बैंड स्ट्रांग होना चाहिए, रबर बैंड इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर से खींच सकते हैं, फिर फोर्स हटा देंगे तो वापस अपने शेप में आ जाएगा. नहीं, इन फिजिक्स वी आर मोर कंसिडरेटिंग अबाउट द डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स कम, वो ज़्यादा इलास्टिक होगा. तो ओवर हियर द फॉल्स रीजन इज फॉल्स. तो A is true, B is false, option number 2. Okay, when a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L. The elastic potential energy stored in the extended wire is, elastic potential energy is nothing but half kx square होता है. Elastic potential energy stored in the extended wire is, देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वुड बी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, लिख दो, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ये बोल सकते हो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. या तो आप ये भी बोल सकते हो हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन, ये भी बोल सकते हो आप. ओके, तो हाफ हो जाएगा. लोड कितना है, आपने लोड कितने का लगाया, m. लोड इज द वेट, m इज द मास, तो mg हो जाएगा लोड पूरा. एक्सटेंशन कितने का हुआ, एक्सटेंशन L था, L प्लस L हो गया, तो L का एक्सटेंशन हुआ क्या, तो हाफ mgl. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन. स्ट्रेस स्ट्रेन वाला हम तब लगाएंगे जब भी हमें कुछ दिया रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में. इधर लगाओगे आप फंस जाओगे थोड़ा सा. ओके, क्योंकि उस लेवल से पूछा नहीं ना, जिस तरह से क्वेश्चन ने पूछा है उसी तरीका फॉर्मूला लगाओगे आप. बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी इज B. It is subjected to a uniform pressure P, then the fractional decrease in its radius is, fractional decrease in its radius. देखो, bulk modulus क्या होता है, pressure upon delta V minus delta V by V. This is the bulk modulus.
अगर हम लोग डेल्टा वी बाई वी को इधर लेके आ जाएं और पी बाई बल्क ले लें तो ये आपका एक आ गया इक्वेशन। अभी हमें पता है डेल्टा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, क्या ये लिख सकते हैं क्या? ओके तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, आर बाई आर। तो डेल्टा आर बाई आर क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू डेल्टा वी बाई वी। द नेगेटिव साइन हियर शोज दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज इन लोग ने खुद ही वर्ड डिक्रीज यूज करे तो नेगेटिव साइन उसमें नहीं आएगा। और तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू का इधर उठा के डाल दो तो हो जाएगा 1/3 P by B would be your answer। तो 1/3 P by B is ऑप्शन नंबर 11 का C। ये आ गया आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। नाउ लास्ट क्वेश्चन, when an elastic material with Young's modulus Y is subjected to a stretching stress of S, the elastic energy stored per unit volume of the material is। जो मैंने बोला था ना, half stress into strain is nothing but इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दो, क्योंकि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया था वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन, तो हम लोग ने यूज नहीं किया, बट इधर यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ। स्ट्रेस क्या है आपका, स्ट्रेस इज एस। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय वाई लिख सकते हो क्या, स्ट्रेस मतलब S बाय वाई। तो हो जाएगा हाफ S स्क्वायर वाई, हाफ S स्क्वायर वाई। तो S स्क्वायर बाय 2y इज द फॉर्मूला एंड यह आपका मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी से। ओके तो ऑप्शन नंबर सी बीन लकी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ही आया है इस चैप्टर से। देखो 1 2 3 11th 12th 10th 8th फिर 7th, बहुत सारे क्वेश्चन का आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी आया है यहाँ पे। पर ठीक है, देखो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड, बट उसको हम लोग ऐसे नहीं मान सकते कि इस चैप्टर के क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, क्योंकि एनटीए वाला ऐसा कभी सेट नहीं करता है कि तुक्का मार सके कोई। तो ये था अपना बेसिक सा चैप्टर। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके